हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से यहाँ पे हाजिर हूँ क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि 2016 का बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सॉल्व करना बहुत जरूरी, बिकॉज क्वेश्चन जो मिलेगा आपको इसी से मिलेगा। देखो, मैं आपको 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लो। 2019 का अपलोड कर दिया हूँ, 2018 का कर दिया हूँ, 2017 का कर दिया हूँ, अब 2016 का दोनों शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, यानी कि टोटल 20-20 क्वेश्चन, दोनों में 40 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जितना सवाल आपको मिलेगा इसमें से सारा सवाल आपको मर्ज करेगा, और मेरे ख्याल से आप सारा सवाल पढ़े हुए हैं, तो जरूर आप भी देखिए क्या आप इन सभी सवालात को आप आराम से हल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अगर हल कर पा रहे तो आपकी जो तैयारी है माशाल्लाह बहुत ही बेहतर रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और यहाँ पे जो भी सवाल का जवाब है आप नीचे आंसर कमेंट कर सकते हो, और लास्ट में मुझे बता सकते हो कि 40 क्वेश्चन में कितना सही गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर, चुंबकीय सिद्धांत पर, रासायनिक सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के, वो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जैसे कि V बराबर क्या जानते हैं, IR होता है ना, V बराबर IR। अब हमको निकालना क्या? प्रतिरोध निकालना है। तो जब प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा? V बटे I हो जाएगा, है ना। देखिए ऑप्शन में है जी, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन हमारा B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। V बटे R बराबर V बटे B, ये है प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ठीक है, अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी यूज करते हैं घर में उसी के बारे में बात की जा रही है। बैटरी, बड़ा वाला जो बैटरी रहता है ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी जिसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड वगैरह डालते हैं ना, वो बैटरी जिससे हम इन्वर्टर वगैरह चार्ज करते हैं, वो बड़ा वाला बैटरी के बारे में बात की जा रही है। डिस्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों या कोई नहीं। डिस्ट बोले तो डीसी को बोलते हैं ना, और प्रतिवर्ती बोलते हैं एसी, अल्टरनेट करंट, अरे ये डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से जो धारा जो निकलते हैं ना, वो धारा निकलते हैं डिस्ट धारा, डीसी धारा। ठीक है, बैटरी से कौन सी धारा निकलती है? डीसी धारा निकलती है। और जो ट्रांसफार्मर से धारा जो आपके घर में, हमारे घर में जो पहुंचती है, वो एसी धारा रहती है। ठीक है, अगला सवाल, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग है? देखो कितना हल्का हल्का सवाल, यही सब सवाल आप पढ़ ना, यही सभी सवाल पढ़, लेकिन एक दिल में तसल्ली पैदा होगा और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ रियली में मैंने प्रीवियस ईयर सारा सवाल पूरा बना लिया हूँ, और रियली में हम भी कुछ कर सकते हैं। बिकॉज सारा सवाल बनाने तो जरूर आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके अंदर विश्वास कब पैदा होगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे और बिल्कुल सही जाएगा, तो आपके अंदर पॉजिटिव सेंस आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? जानते हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या वाट? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है जी? ओके, तो 5 का यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। 5 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप पढ़ चुके हो। ओके, तो जानते हैं प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के 2 नियम है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। अगला सवाल है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वोल्ट का एसआई, वोल्ट किसका मात्रक? यहाँ पे सब का सब जो है ना एसआई मात्रक में सारा कुछ दिया हुआ है। क्लियर है? सारा जो है एसआई मात्रक में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q, यही होता है ना। तो W यहाँ पे क्या? वर्क हो गया। और कार्य, ये कार्य है, और कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और ये क्या है? कूलम्ब, आवेश है। Q आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम्ब होता है। अब आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, है ना, जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति कूलम्ब, है ना, यही होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ये भी सवाल आप पढ़ चुके हो कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो शोषण जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? शोषण जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्लियर है? तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सूचचालक है? कौन विद्युत का
सर्वोत्तम सुचालक है ना। सुचालक मतलब जिससे अच्छी तरीके से बिजली प्रवाह हो सकता है ना, जिससे अच्छी तरीके से बिजली प्रवाह हो सकता है। तो सबसे अच्छा, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, सुचालक जिसको बोलते हैं बिजली प्रवाहित हो जाए, चालक पदार्थ सबसे बेहतर चालक वो क्या है, सिल्वर है, एजी। अर्जेंटम, इसको सिल्वर बोलते हैं ना, सिल्वर का ये लैटिन नाम है अर्जेंटम। ओके, अगला सवाल, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभ मतलब समझते हैं, ये जो खड़ा खड़ा रहता है इस तरह से, उदग्र इसको बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं जी? वर्ग कहते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा सही आंसर। और ये उदग्र स्तंभ कितने होते हैं? उदग्र स्तंभ आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल ये आवर्त सारणी तो उदग्र तो मतलब वो वर्गीय हो गया। आप ये भी जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, और आवर्त कहते हैं ऐसे जो क्षैतिज रहता है, क्षैतिज रेखा है ना, उसको बोलते हैं आवर्त है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। क्लियर है? निम्न में से कौन उपधातु है? ठीक है, इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का मतलब मेल हो, है ना, उसको उपधातु बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी। इसको बोलते हैं इसका जो नाम है एंटीमनी। क्या नाम है? एंटीमनी नाम है, एंटीमनी। ये है आपका लैटिन नाम है। ठीक है, और सॉरी एंटीमनी बोलते हैं। और ये लैटिन नाम एसबी है। एसबी का नाम है एस्टीबियम। क्या नाम है? एस्टीबियम, ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में, एस्टीबियम ये। ठीक है, एस्टीबियम, STIBIUM, एस्टीबियम, ये लैटिन नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमनी। जैसे कैसे जानते हैं? एजी को क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? एजी को सिल्वर बोलते हैं। और लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। क्या नाम है? अर्जेंटम नाम है। तो इसी तरह से इसमें है। तो उपधातु यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, पीतल। पीतल क्या है? तो आपको पता है पीतल क्या है? पीतल बना है किससे? तांबा और जस्ता से, है ना। पीतल तांबा और जस्ता से तो मिल के बना है। ये दो धातु के मिल के बना है, यानी कि मिश्र धातु है। और पीतल किसे बना है? तांबा और जस्ता से। ठीक है, तांबा जस्ता। ठीक है, अगला सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन समझते हैं ना, एसिड, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है या 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है? तो बहुत इजी सवाल है, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है जी? 7 से कम होता है। और क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक होगा, और उदासीन है तो 7 के बराबर होगा। क्लियर है? अगला सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन? देखो रिवीजन करना एक तो अलग बात है, यहाँ पे जो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको देखना चाहिए, है ना। अपने दोस्तों में शेयर भी करना चाहते हैं कि उनको भी इसका नॉलेज हो। सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो देखो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो शुरू वाला आप देख रहे हैं मेथेन, है ना, यही होगा। CH4 इसका फॉर्मूला होता है मेथेन का। बाकी सारा फॉर्मूला जानते हैं, इसका होता है C2H6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा C3H, 3 दूना 2 3 6 3 3 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 नहीं ना, 2 3 6 6 2 8 हो जाएगा ये, है ना। 3 दूना 6 2 दूना 4 2, ये 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, और ये C4H10 हो जाएगा, ये आपका। ठीक है, तो ये जो शुरू वाला CH4 है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन। मेथेन को गोबर गैस भी बोला जाता है, गोबर गैस। ठीक है, मेथेन को बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल, कूटपाद किसमें पाया जाता है ना। ये मतलब कूटपाद का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से अपने बॉडी को बना लेना, और वो पाया जाता है किसमें? अमीबा में। क्योंकि अमीबा एक ही, हालांकि यहाँ पे है ना एक ही हो गया, है ना। तो कूटपाद जो किसे पाया था? अमीबा में। इसका ये फिगर है, आप इसका फिगर बदल भी सकता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे फिगर बनाए, लेकिन एक ही कोशिका का बना होता है ये अमीबा, इसलिए कूटपाद इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन होता है, 16 का आंसर क्या होगा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूलों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो पुष्पी पौधों में जो होता है लैंगिक जनन वो होता है फूलों के द्वारा। ओके, आंसर क्या इसका होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी समझ रहे हैं ना, जो मतलब बेकार चीज को या शरीर के अंदर जो उत्सर्जन करता है, जो उत्सर्जन करता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क, ये जो किडनी देख रहे हैं ना, किडनी है उत्सर्जी अंग। क्या है? किडनी जो है वो उत्सर्जी अंग है। क्लियर है? क्योंकि किडनी आपको
पता क्या करता है, रक्त को छानने में मदद करता है, ब्लड को छानने में मदद करता है, ठीक है। उससे यूरिन वगैरह जो होता है, अमोनिया हो, ये सब मतलब छन के मूत्र के रूप में निकलता है, तो छानने का काम करता है किडनी। तो उत्सर्जी अंग है, ब्लड से जो ये सब बेकार के पदार्थ जो है क्या करा, छाट रहा। अगला सवाल यहाँ पे देखें कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, जानते हैं, बहुत बार में पढ़ाया शुक्राणु कहाँ बनते हैं, क्लास में कर ही रहे आप लोग, विरसन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। शुक्राणु बनते हैं विरसन में। एक्चुअली शुक्राणु ये जो है ना मेल का ये आपका पार्ट से दिया हुआ है, जहाँ पे शुक्राणु बनता है वो मेल के लिए है। एक होता है अंडाणु, तो वो होता है फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, जीवधारी। प्राकृतिक मतलब जो भगवान का दिया हुआ है ना, तो वायु तो है ही प्राकृतिक संसाधन, मृदा भी है ही, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता, जल, जीवधारी यहाँ पे दे रहा, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता, इसको याद रखेंगे, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रोग होता है, घेंगा, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं ना, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही होगा। ये 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2016 का सेकंड शिफ्ट में, 21 से शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ पे 1 2 3 उसमें भी 20 सवाल है, यहाँ पे सीरियल में 21 कर दिया हूँ, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या होता है, काल्पनिक, वास्तविक या दोनों। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब जो है, सॉरी क्या मैं बोल रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जिसको आभासी बोलते हैं, आभासी है ना, और इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है या आभासी होता है। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि दोष समझ रहे ना, जिसको नजदीक का दिख रहा लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, ये होता है निकट दृष्टि दोष। उल्टा समझना है, ऐसा नहीं कि नजदीक का दिख रहा नहीं दिख रहा, दोष मतलब नहीं दिख रहा, दोष मतलब बीमारी, तो इसका उल्टा समझे, निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिख रहा, दोष का नहीं, दूर का नहीं दिख रहा। तो जब दूर का नहीं दिख रहा है ना, तो उसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जी बिल्कुल, उसके लिए हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस। किस लेंस का, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम है अपसारी, क्या नाम है, अपसारी लेंस भी इसको कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे फिर, है ना। उत्तल लेंस को क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल देखें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया, मानव नेत्र मतलब मानव के आंख में जो है किस प्रकार का लेंस पाया, उत्तल, अवतल, वलयाकार या बायफोकर। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ना, मानव जो नेत्र होता है उत्तल लेंस की तरह जो है काम करता है। आंसर हमारा क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। वहां पे कुछ और सवाल था, विभव का ऐसा है, विभवांतर का ऐसा है मात्रक दे रहा था पहला शिफ्ट में, और दूसरा शिफ्ट में क्या दे रहा, विभवांतर का एसआई मापने वाला यंत्र। तो विभवांतर किसे मापते हैं, विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। किसे मापते हैं जी, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। और ए मीटर जो है ये ए मीटर है ना, ये एमीटर क्या विद्युत धारा मापता है, ए मीटर से विद्युत धारा जो है मापा जाता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर आंसर हो जाएगा। विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर बोलता वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पाश्चर्यबद्ध, यानी कि समांतर क्रम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसको, वोल्ट मीटर को, ठीक है, याद रखेंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और हमारा सवाल है ए मीटर, तो इसका क्या आंसर होगा, श्रेणी क्रम। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही इजी सा सवाल आ गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देख रहे हैं मतलब हर शिफ्ट में विद्युत धारा का एसआई मात्रक जरूर आ रहा, तो ये सब सवाल आपसे गलती नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज बहुत बार ये सब सवाल पढ़ रहे हैं, और रिवीजन करते रहिए, हमेशा रिवीजन कीजिए, इससे पीछे हटना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी क्लास चल रही है उसको छोड़िए नहीं, उसको मिस मत कीजिए, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किसका एम्पियर होता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट तो अभी पढ़े, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है
कूलाम तो अभी पढ़े, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या अब वाट यहाँ पे, वाट जो है शक्ति का, है ना, शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, पावर। नेक्स्ट सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से दर्पण में था ना, एक दर्पण में तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता था दर्पण में, है ना, वास्तविक और काल्पनिक जो है दर्पण में भी वही हाल था। और लेंस जस्ट इसका जो है ना उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। दर्पण में अवतल दर्पण जो रहता था, अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता था और काल्पनिक भी बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ एक काल्पनिक बनता था। उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या बनता था, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था उत्तल दर्पण में, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा, यहाँ उत्तल दर्पण में दोनों बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में सिर्फ बनेगा काल्पनिक। तो याद रखेंगे यहाँ पे अवतल लेंस है ना, तो लेंस के बारे में बोला जा रहा है जी, बिल्कुल। किस लेंस में? तो लेंस की जब बात आ जाएगी तो उत्तल में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनेगा, और अवतल में सिर्फ और सिर्फ केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दर्पण में चेंज होता है, ये लेंस में अलग है और दर्पण में अलग हो जाएगा। जहाँ पे उत्तल में दोनों तरह से प्रतिबिंब बन रहा, वहीं अवतल दर्पण में दोनों तरह से बनेगा। तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनेगा और यहाँ अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे सवाल है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये जब अभिक्रिया किया तो ये बना। अब ये बोला ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा, इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपचयन, जिसको बोलते हैं अवकरण भी बोलते हैं, अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है अपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण करता है ना, तो उससे जो यौगिक बनता है क्या करता है? ये पता कब होता है? ये होता है वैद्युत संयोजी। ये क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण करता है तो वैद्युत संयोजी। एक होता है सह संयोजन, जैसे नाइट्रोजन अणु हो गया, है ना, ये सह संयोजक बंधन बनाएगा, आपस में जुड़ेगा। लेकिन विद्युत संयोजी, अगर विद्युत संयोजी के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण हो जाता है, जैसे कि NaCl, तो NaCl, Na का भी एक इधर जाता है और Cl का भी इधर जाता है, ठीक है। तो स्थानांतरण हो गया, तो इससे क्या बनता है? NaCl बन गया, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी। लेकिन अगर N2 है, अब इसको जब करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए क्या करेगा? एक दूसरे में साझा करेगा, तो इसको सह संयोजी बोलेंगे। क्लियर है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो फिर से सवाल आ गया। देखो फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल था ना, पीतल उदाहरण है। देखो सेकंड शिफ्ट में सवाल, तो ये सब सवाल मेरे ख्याल से अब आपसे कुछ गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतना बार मैं पढ़ाया हूँ। और इसका मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ। पीतल का याद करने का, पिताजी तो सबको याद रहता है ना। पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। तो पिताजी, और ये क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल जाता है, तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। जानते हैं? जैसे CH4, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। C2H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। C2H2, जितना भी है ये सब क्या है? सब के सब जो है हाइड्रोकार्बन है। तो जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्लियर है? अगला सवाल देखें, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु, मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षारीय धातु। क्या होगा आंसर? इसका आंसर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? आंसर बी। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितनी प्रतिशत है? ये आपसे पूछ रहा है, कितना प्रतिशत जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है? तो वायुमंडल में 0.03% मौजूद है। 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मौजूद है। और आपको मैं बता दूं, नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, 78% के लगभग में है, ठीक है। और कार्बन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये करीब 21% के आसपास है। और उसके बाद फिर ये 3 इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो कि दिखता है यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया? CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो परसेंटेज ज़्यादा रखें। NaOH, ये क्या है? अम्ल, क्षार, लवण। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या पढ़ते हैं?
सोडियम, जैसे ही आपको हाइड्रोक्साइड आपको दिख जाए, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए जी, अब यहाँ पे सवाल जल्दी से खत्म करने वाले हम लोग हैं, 40 सवाल पूरा हो जाएगा, ये हो गए 34 35 सवाल। देखें ऑक्सीजन क्या है, बहुत बार पढ़े हैं, है ना, जितना सारा सवाल आपको देख रहा ना, ये सारा सवाल मैं इतना बार करवाया हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो कितना बार रिपीट हुआ है। और आपका क्लास में रिवीजन का डिवीजन एक टाइम चलता है 6:30 बजे शाम को, उस टाइम जरूर आया करो, उस टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा। और ये सब सवाल तो बस यूं ही चुटकियों में याद होगा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है ना, एक पादप हार्मोन भी, ये भी सुन लीजिए, ऑक्सीजन क्या है, एक पादप हार्मोन है, आंसर हमारा ए होगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बहुत बार करवाया है सवाल, मानव मादा मतलब स्त्री का जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बात बोलूँ, आपको एग्जाम में जो सवाल मिलता है ना, अगर ये सवाल आया ना तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा, और ऑप्शन भी बहुत बार देख, जितना बार मैं सवाल करवाया हूँ सभी में सेम ऑप्शन। तो बंदा मतलब स्टूडेंट लोग पता नहीं रोबोट हो गए क्या। अच्छा सवाल पढ़ता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन क्या है, छोड़ दो, आंसर सी। मतलब यार मतलब अगर ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा आपका। सवाल बोला मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इतना रटा गया सवाल, इतना याद हो गया कि डायरेक्ट मारता सी, फटाफट सी सी सी। और अगर इसी को चेंज कर देते हैं आगे पीछे तो थोड़ा से बहुत स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है ऐसे में। जी मैं देखा हूँ, क्लास में आएंगे लैब में तो पता चल जाएगा। प्राक कोश में होते क्या होते हैं, बहुत बार पढ़ाया। और देखो जब भी ये सवाल आता है तो हमेशा ये ऑप्शन दी ही मिलता है, और ऐसा पता नहीं शायद बोर्ड में भी ऐसे ही होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ। ये तो आपका क्वेश्चन बैंक है तो ज्यों के त्यों उतरा हुआ है, ठीक है। जो मैं लाइव क्लास करवाता हूँ उस टाइम सवाल का कुछ ऑप्शन आगे पीछे और सवाल कुछ मॉडरेट टाइप का बना होता है, ताकि आपका माइंड थोड़ा के सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसे नहीं कि बस जब भी ये सवाल एग्जाम में भी आएगा ना, लिख के कहता हूँ, अभी अगर 21 में एग्जाम में आ गया कि पराग कोश में होते हैं तो आंसर हमारा डी में ही मिलेगा, परागकण मिलेगा, एकदम लाजमी है, यही देगा। अब देख लेना, स्वपोषी के लिए उत्तरदायी है, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है, पेड़ पौधा, तो सभी चाहिए उसके लिए, जी बिल्कुल, आंसर क्या हमारा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, ठीक है। क्या है, लीवर है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी ग्रंथियों का बाप, है ना, इस तरह से याद रखें। अरे यहाँ पे अग्नाशय है, ये भी ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित, क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथियों का यहाँ पे निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है कि पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है। तो अभी हम तुरंत पढ़े थे और मैं बता भी दिया था कि ये कौन हार्मोन है। एक सवाल था ना कि ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन था, और मैं बता दिया था ये पादप हार्मोन है। एक्चुअली देखो पेप्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब के सब हार्मोन ही है, लेकिन पादप हार्मोन के बारे में बात की जा रही, तो आंसर क्या हमारा होगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 25 मिनट के आसपास टाइम होने वाला है और मैं आपके लिए क्या किया हूँ, सबसे बड़ा काम तो ये किया हूँ कि 2016 का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट दिन यानी कि 2 से 3 दिन बाद, जिस सुबह में 2015 का मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका रिवीजन क्लास तो चलती रहा है ना, उसका आपका बाद क्रैश कोर्स शुरू होगा। उम्मीद है कि दिसंबर से शुरू करेंगे क्रैश कोर्स। तो पहले सब खत्म कर लेते हैं फटाफट, 1 से 2 हफ्ते में ये सब सारा कहानी खत्म, मैथ भी खत्म हो जाएगा, सोशल साइंस ये तीनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका हिंदी उर्दू वगैरह ये जो बाकी है ना उसको फिर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है, पसंद में आया, कितना सवाल से हुआ, मैं तो ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, जो स्टूडेंट जो काम मतलब कंटिन्यू जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसको मैं जान रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यू जो पढ़ रहे हो, मेरा दिल कहता है
40 से एक नंबर भी कमेगा नहीं, उसका एक नंबर भी नहीं कमेगा। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अच्छा, आपका जितना भी नंबर है 20, 25, 30 जितना भी नंबर है शर्माना मत, कमेंट करना। ठीक है, इससे आपका हौसला बढ़ेगा कि अभी हम 20 कमेंट करें तो अगले बार हम 25 कमेंट करेंगे, अगले बार हम 35 कमेंट करेंगे, ऐसा हौसला बढ़ेगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।